औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर के साथ। जनाबे वाला, मौजूदा हुकूमत के लिए एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि पिछले साल मुझे याद है शेख रशीद साहब, द ग्रेट शेख रशीद साहब रहमतुल्लाह अलैह साहब, उन्होंने फरमाया था कि जी दिसंबर में रोटियां लोग ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से क्या है। उसकी वजह यह है कि महंगाई, बेरोजगारी, घरेलू नाचाकी, घरेलू परेशानियों से तंग आकर आज एक 40 साल शख्स ने खुदकुशी कर ली है। तो सर आपको मुबारक हो। और थोड़ा सा मैं आपको और मजीद पीछे ले जाऊं तो एक हफ्ते पहले मजीद 4 रोटियां आपकी बच गई। क्यों? क्योंकि एक 21 साल नौजवान ने, जो कि कराची जैसे शहर में रोजगार की गर्ज से आया था और महज जूतों का ठिया लगाकर अपने बच्चों का पेट पाल रहा था, उसने भी अब खुदकुशी कर ली है। तो ये मजीद 4 रोटियां आपकी बच गई, जिसकी वजह से आप शायद मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान के आटे के बहरान पर काबू पा लेंगे। खुदारा, मैं उन जज्बात को बयान नहीं कर सकता जो चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं या जो अल्फाज मेरी ज़बान के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं, वो चीज़ें मैं बयान नहीं कर सकता पैमरा कवानीन की पासदारी करते हुए। वरना जो सूरत हाल मौजूदा हालात के तनाजुर में दिख रही है, थोड़ा सा शर्म का मकाम है, बल्कि थोड़ा सा नहीं, अब तो बहुत ज्यादा हो गया है शर्म का मकाम। इतनी बेहिसी। हमने सिर्फ एक शोबा ऐसा है जिसके हवाले से सुना था कि वो अंधा होता है, और उसका नाम है कानून। क्योंकि हमेशा कानून के हवाले से कहा जाता है, कानून की किताबों में कहा जाता है कि कानून अंधा होता है। लेकिन अब नजरिया थोड़ा सा तब्दील होगा। सियासत में और खासकर सो कॉल्ड जमहूरियत के अंदर वाज़े तौर पर यह बात आप अपने दिमाग में बैठा लें कि यहां हुक्मरान अंधा, गूंगा, बैड़ा, लंगड़ा होता है, कि ना वो कुछ देख सकता है, ना सुन सकता है, ना कुछ कर सकता है, और हाथ हिलाते हुए कहता है कि भाई हम क्या कर सकते हैं। और फिर भी अवाम, इस तमाम तर चीज के अंदर मौरूद इल्जाम ठहराए जाते हैं अवाम। क्यों जी? अगर आपको महंगाई के असरात बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो आप अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीबन 2 साल पुरानी तकरीर, जो इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब ने रहमतुल्लाह अलैह साहब ने, अलैहिस्सलाम में नहीं लगा सकता, लेकिन रहमतुल्लाह अलैह साहब ने जो तकरीर फरमाई थी, वो आप उठा के सुन ले, आपको महंगाई के असरात नहीं दिखेंगे। मैं वो बातें नहीं करना चाहता। कल एक बहुत अच्छा दिन था, सब मैच एंजॉय कर रहे थे। कल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने यही बात की थी। मैं कोड नहीं करना चाह रहा, वो बात फजूल में मेरे प्रोग्राम के अंदर बदमज़गी हो जाएगी। आज 40 साल शख्स ने खुदकुशी की है, और उससे पहले 21 साल शख्स ने खुदकुशी की है। और ये सिर्फ मैं कराची का आपको बता रहा हूं, ये भी वो वाकयात हैं जो कि मीडिया की जीनत बने। उन वाकयात को तो जिक्र ही नहीं है जिसमें घर वाले इस डर से पुलिस के पास नहीं जाएंगे कि उनको पुलिस वाले तंग करना शुरू हो जाएंगे कि उनके बच्चे ने या उनकी बेटी ने या उनकी मां ने खुदकुशी किस बात पे कर ली। यह बात बवांगे दहल की जा सकती है। मरने का शौक इस कुर्रे अर्ज पर किसी को नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिंदगी इतनी महंगी बना दी गई है, मुश्किल तो नहीं, महंगी बना दी गई है। इतनी महंगी बना दी गई है कि लोग अपनी मां को देखें, अपने बाप को देखें, अपने बच्चों को देखें, अपनी बीवी को देखें, अपने खानदान को देखें, अपने घर को देखें, अपने कारोबार को देखें, किस चीज को देखते फिरें। भूख से बिलखते बच्चे मां के लिए मौत से बदतर मंजर पेश कर रहे होते हैं, लेकिन कौन पूछता है? जब वही मां उन बच्चों के बाप से कहती है कि घर में आटा नहीं है और कुछ सूरत हाल ऐसी पैदा करो, कुछ ऐसा सरमाया लेके आओ कि घर में आटा आ जाए, तो वो खुदकुशी ही करेगा। सड़कों पर हुकूमत के शादियाने तो पीटने से रहा, और खामोशी, अस्तगफुरुल्लाह। शाह महमूद कुरैशी साहब का स्टेटमेंट है, फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट है, हमाद अजहर साहब का स्टेटमेंट है। क्या करें इन स्टेटमेंट्स का? 92 के वर्ल्ड कप से लेकर मौजूदा हुकूमत के 3 और ये 4था साल लग चुका है। क्या करें उनकी कारकर्दगी का? अचार डालें? यह सूरत हाल पाकिस्तान में है। अफ्रीका से बदतर मुल्क बना दिया गया पाकिस्तान को, और किसी भी दिन ऐलान हो जाएगा पाकिस्तान दिवालिया हो गया। और क्या हुआ जी? वो जी नवाज शरीफ की वजह से हुआ था, जरदारी की वजह से हुआ था।
हम तो कुछ कर ही नहीं सकते थे 3 साल में, 70 साल का गंद है। अरे जनाबे वाला, जितना गंद आप लोगों ने फैला दिया इस पाकिस्तान के अंदर, वो 70 साल गंद पे बहुत ज्यादा भारी है, बहुत ज्यादा भारी है। इसी पर बात करेंगे, क्योंकि मैं मजीद बात कर नहीं पा रहा हूं जब से यह खबर मेरी नजरों के सामने से गुजरी है, तो बेहतर है किसी और को बात करने का मौका दिया जाए। मेरे साथ इंसान दोस्त फाउंडेशन के रहनुमा हैं, मुमताज समाजी रहनुमा हैं, कैस मंसूर शेख साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कैस भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। कैस भाई, क्या कहना पसंद करेंगे इन हालात के ऊपर? मैं तो कहता हूं कुछ लोग इस बात पर गुंजाइश निकाल लें या किसी उलमा से फतवा ले आए कि जो हालात चल रहे हैं इसमें खुदकुशी को जायज करार दे दिया जाए। क्या कहेंगे सर? सर मैं तो सबसे पहले ये कहूंगा, और लास्ट भी मैंने आपके शो में कहा था कि सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के रेजिग्नेशन से मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं, और उनको कुर्बानी देनी चाहिए। उनको बिल्कुल इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जी हम हार गए हैं, हमारी गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। जब तक ये गवर्नमेंट नहीं जाएगी आप किसी चीज को सस्ता नहीं कर सके, क्योंकि लोगों को आदत इन्होंने डाल दी है कि देयर इज नो चेक एंड बैलेंस। आप गोश्त, मुर्गी, सब्जी, फल, किसी के ऊपर इनका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लोगों ने इस हैबिट को अडॉप्ट कर लिया, कोई पूछने वाला नहीं है, चेक करने वाला नहीं है। आम से नॉर्मल से लोगों को एमएनए एमपी इलेक्ट हो चुके हैं वो लोग, ठीक है, जिनको ना कोई काम आता है, ना उनका कोई विल है, ना उनका कोई गोल है। विदाउट गोल वो बैठे हुए। उनको भी अब पता है कि अगर हमने काम कर लिया तो हमारा नुकसान है, हमारे जो पैसे आए हुए हैं उधर से ही दिहाड़ी लगा लें। अब वो दिहाड़ियां ही लगा रहे हैं। उनको भी पता है कि क्या होने वाला है और क्या प्रेजेंटली हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब को मुल्क की खातिर, इन गरीबों की खातिर, इन लोगों की खातिर, इंसानियत की खातिर इस्तीफा देना चाहिए। जब तक ये गवर्नमेंट नहीं जाएगी, इनके हाथ से हर चीज निकल चुकी है सर। देयर इज नो अदर सोल्यूशन। मैं बात करूं कि जी दूध वाले के साथ ऐसा करें, आटे वाले के साथ है, सब यूजलेस है। सिर्फ एक शख्स के रिजाइन से सब मसले हल हो जाएंगे। लेकिन कैस भाई, ये जो सूरत हाल चल रही है, मैं एक बात जानता हूं कि मैंने खबर पढ़ी है तो मुझ पर यह बीत रही है, जिसके ऊपर वो हालात बीते होंगे सर, वो बंदा कितने स्ट्रेस में होगा, या वो बंदा कितने मुश्किल में होगा, कितनी परेशानी में होगा कि जीने से ज्यादा उसने मर जाना अच्छा समझा। सर आप देखेंगे कितना बड़ा स्टेप उस बंदे ने लिया है और कितना जुल्म हुआ उसकी फैमिली के ऊपर, और उसकी फीलिंग्स क्या हुई होंगी, कहां से ताकत लाया होगा वो, कितना दुखी टूटा हुआ होगा शख्स वो। बहरहाल सर, इस सब चीजों का सिंपल शॉर्ट सोल्यूशन प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन है। या तो वो असेंबली डिसॉल्व कर दें और कह दें कि जी नए इलेक्शंस होंगे, या वो रिजाइन करके न्यू प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट होना है। और कैस भाई, इन हालात में कौन आके जो है वो भागदौड़ संभालने की कोशिश करेगा सर? सुबह उठ, आप बताएं, सैलरियां बढ़ी नहीं और लोगों के 10-10 हजार रुपए महीने के खर्चे गरीबों के बढ़ गए। और गरीब कहां से लाएगा? किराएदार उसको तंग करता है, बिजली वाले उसकी काट देते हैं, पानी उसके पास नहीं है गरीब के पास, राशन वाशन वो ले नहीं सकता, जितने आने जाने का उसका पड़ता है उतने में उसकी तनख्वाही होती है। वो बेचारा 25,000 की जगह 5,000 की तनख्वाह पे भी काम कर रहा है, 10 के ऊपर भी कर रहा है, 2-2 बच्चों के साथ कैसे करेगा? कोई जिंदगी नहीं है इस मुल्क में गरीब की। खुदा की कसम से हम जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, यूसुफ गोट में एक एम लेके निकले हैं, और मेरे साथ सब गरीब लीडर है वहां के, सब जितने लोग हैं वहां के वही मेरे साथ चल रहे हैं, उन्हीं को ही मैं स्टैंड करवा रहा हूं। अब हमारी 18 तारीख को पॉलिटिकल ऑफिस की ओपनिंग है, जिसमें हम बल्दियाती इलेक्शन में भी इंसान दोस्त टीम हिस्सा ले रही है, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली में भी। हम पूरी फाइट गरीबों के लिए कर रहे हैं कि हमने उनको एक मुकाम दिलाना है, और हमने उनके दुख, दर्द, तकलीफें, और देखें हम कितना खुद कर सकते हैं। जब तक हमारे पास पावर नहीं है, वी कांट डू एनीथिंग। तो इंशाल्लाह हम कैस भाई, मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक वाकया बयान करता चलूं। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं कहीं जा रहा था तो मैंने देखा कि एक लड़का, नौजवान, तकरीबन कोई उसकी उम्र होगी 28 से 30 साल, और वो लड़का जो है वो इस बात पर सड़कों पर मास्क और राइटिंग पैड्स बेच रहा था कि जी मेरे पास अपनी यूनिवर्सिटी की फीस जमा कराने के पैसे नहीं हैं, मेरे पास नौकरी नहीं है। तो कैस भाई, मेरे जहन में ये बात आई कि या तो हुकूमत एक बड़ी सी दीवार बनाए, दीवारें चीन की तर्ज पर, और बोले कि जो गरीब है तब तक सर पटकते रहना जब तक मौत का फरिश्ता लेने ना आ जाए। अली, जितने हाईली पेड इनके पास एम्प्लॉयज हैं उनको एक दिन में फारिग करना चाहिए, अपना कर्जा उतारें। IMF के चक्कर में ये मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। इन्होंने एक सोल्यूशन बना लिया है, पैसे IMF से लेने हैं,
और आईएमएफ के बातों के ऊपर काम करना है। खुद ये कुछ भी कर नहीं रहे, रिकवरी नहीं कर रहे, लोगों का नहीं सोच रहे। तो सर आईएमएफ का आया वो पैसा भी कहां चला गया, ये भी तो कोई पूछे कि चले उन्होंने कुछ पैसा दिया है तभी तो अपनी शराइत लगाई होंगी, पैसा कहां गया आईएमएफ का? सर दुआ करें कि अब जो पीडीएम यूनाइट होके कर रही है, सारी वर्किंग कर रही है, उसमें भी बड़े करप्ट लोग हैं, ये नहीं कि वो दूध के धुले में हैं जी। लेकिन जब तक ये फेस चेंज नहीं होगा, जब तक ये गवर्नमेंट चेंज नहीं होगी, इस गवर्नमेंट ने सिर्फ एक सीखा है, मीडिया पे आके बदतमीजियां करना, दूसरी पार्टियों के कपड़े उतारना, उनको सिर्फ करप्ट कहना, चोर कहना। और चोर के मुंह से चोर सुनना भी बड़ी अजीब सी बात लगती है अब तो सर। ये जो चोर इन्होंने बढ़ाए हुए और उनके मुंह से चोर चोर के अल्फाज सुनना अजीब लगता है। जब तक ये नहीं करेंगे उस वक्त तक कभी भी मुल्क के हालात तबाह बर्बादी की तरफ तो आ चुका है। अब हमें भी, आप देखें, आप भी काम कर रहे हैं, एक एंकर है माशाल्लाह, नॉन एंकर हैं आप, हम भी बिजनेस करें, हमारा गुजारा नहीं हो रहा। आप बताएं कि हमारे घर में भी तो ग्रोसरी आनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आने, सब आने हैं, तो उन गरीबों का क्या होगा जो 15, 18, 10,000 रुपए, 12,000 रुपए की जॉब कर रहे हैं। बूढ़ी बूढ़ी औरतें हैं, वो बर्तन मांजने पे चली गई हैं, जिनके अब हाथ नहीं हिले जाते, उनके शौहर बूढ़े, कोई मेडिकल की सहूलत नहीं है, कोई एजुकेशन की सहूलत नहीं है, कोई डिस्पेंसरी इन्होंने नहीं एक्टिव की हुई, कुछ भी, मतलब इन्होंने छोड़ दिया है कि जो जिंदा रहना है खुद रहना है, और हमने टैक्स आपको डंडा डाल के लेना है, और आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी जितनी भी हम बढ़ा दें, पेट्रोल जितना बढ़ा दें, हम जो मर्जी चाहे करें, रहना आप ही ने जिंदा खुद ही करो अपनी, और नहीं कर सकते तो खुदकुशियां करो। और ये इन्हीं के लाए अमल के ऊपर लोग टूट चुके हैं, ब्रेक हो चुके हैं, कोई लाइफ आपको नजर नहीं आएगी। आप गरीब इलाकों में तो जाएं सर, उनके चेहरों पे देखें, 40 साल का बंदा आपको 60-65 साल का लगेगा, 25, 30, 35 साल की खातून बेटी हमारी आपको लगेगी कि बुजुर्ग बैठी हुई है, उनके चेहरे ही खत्म हो चुके, रौनक खत्म हो चुकी है, जिंदगी खत्म हो चुकी है। एक दफा उनकी आंख में झांक के देखो, उसके अंदर आपको लाइफ ही नहीं नजर आएगी, एक चलती फिरती लाशें बना दी है इन्होंने। और ये चले थे रियासत मदीना बनाने, खुदा के वास्ते इनके दिल में अगर रहम है इस मुल्क को देखना, तो वजीर आजम साहब असेंबली डिसॉल्व करें या रेजिग्नेशन दें, और जो नया है वो चेंजिंग करे, इसमें तो बेहतर करेगा। और मैं यकीन करता हूँ जो भी नया आएगा ना, उसके पास गोल यही होगा, और वो गोल लेके आएगा कि मैंने महंगाई पे कंट्रोल करना है। और महंगाई पे भाई आपको लगता है मौजूदा हालात के अंदर, मतलब एक बिगड़ी हुई चीज है, खंडर को आप बोल रहे हैं 5 स्टार होटल बना दो, तो क्या मैं उसकी बागदौड़ संभाल सकता हूँ, ये भी आप बताएं ना सर। देखिए करना तो है ना, फिर सियासत ही छोड़ दें सारे लोग। अगर अच्छे वक्त में सियासत करनी है तो वो फिर सियासतदान ही नहीं है। हमें तो वो लीडर चाहिए ना जो क्राइसिस से निकाले, हमें वो लीडर थोड़ी चाहिए जो लग्जरी लेने के लिए सियासत में आया। इलेक्ट करें, हमारे अवाम सबसे बड़े मुजरिम है जो बड़े बड़े नामों के पीछे जाकर उनको वोट दे देते हैं, और उनको पता है कि यही बड़े बड़े नाम बेवा, यतीमों, गरीबों का पैसा खा के अपना घर चलाते हैं, यतीमों के पैसे खाते हैं, बेवाओं के पैसे खा जाते हैं, उनके फंडों से खा के अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने भेजते हैं, अपनी लग्जरीज लेते हैं। जब तक अवाम को समझ नहीं आएगी कि बड़ी पार्टियों के पीछे जाना छोड़ दें, वो बंदा लाए जो आपके इलाके में काम कराए, जिसका गोल सिर्फ ये हो कि जी अब मेरा इलाका यूसुफ गोट, आफ्ताब जहांगीर साहब जो एमएनए वहां के, वो रहते हैं डिफेंस में, उनका गोल होना चाहिए था कि भाई मैं उस खंडर वाले इलाके से इलेक्ट होने जा रहा हूं, वहां इलेक्शन लड़ रहा हूं, मैं उसको डिफेंस लेवल का करूंगा। आप देखें खंडर के का भी खंडर बना दिया उन्होंने, जब गोल ही नहीं है इंसानियत का। देखें ये सियासत जो है एक इंसानियत का नाम है, सियासत खिदमत का नाम है। आप खिदमत के लिए सियासत में हैं, आप बिजनेस के लिए ना आए, आप करप्शन करने ना आए। और खुदा की कसम से आप देखिएगा हमारी जो टीम काम करी, आज हम 15-20 दिनों से एक एक घर में जैकेट्स पहुंचा रहे हैं, सॉक्स पहुंचा रहे हैं, ब्लैंकेट्स पहुंचा रहे हैं कि कोई सर्दी में परेशान ना हो, नॉन स्टॉप कर रहे हैं। और ये वो खिदमत कर रहे हैं लोग जो वहां के गरीब लोग हैं। लेकिन भाई ये सूरत हाल भी तो है, अभी कुछ दिनों के अंदर जो हालात दिख रहे हैं उसके तनाजुर में कुछ ये खबरें भी आएंगी कि फला जगह पर जी बच्चों के पास गर्म कपड़े नहीं थे, 2 बच्चे सर्दी से मर गए कराची के अंदर। सर ये खबरें भी आएंगी मुस्तकबिल करीब के अंदर? सर नहीं, इंशाल्लाह आएंगी, क्योंकि हमने बहुत वहां पे काम किया और आज भी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, उसको भी हम हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट इसलिए करते हैं कि लोग भी अच्छे काम सीख लें, देख लें, और इंशाल्लाह बहुत से लोग अपने अपने एरियाज में काम करें। देखें ये सिर्फ पॉलिटिशियन इंसान नहीं है, हमारे पाकिस्तानी भी इंसान है, उनके अंदर इंसानियत है। अगर सियासतदानों के अंदर इंसानियत खत्म हो गई है तो इसका ये नहीं मतलब कि आम शहरी के अंदर भी खत्म होगी। आप देखें, आप अपने घर जाएं, आपकी मदर, आप लोग कुछ ना कुछ वार्म क्लोथ जो है वो देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप। बिल्कुल यही हर घर के अंदर एक एनजीओ चल रहा है, माँ की सूरत में, बेटी बहन बच्चों की सूरत में, खुद एक सूरत में। अगर आप अपना ही हर घर एक एक जिम्मेदारी ले ले कि हमने सिर्फ 10 लोगों की जैकेट्स लेनी है, को 3, 4, 5 ब्लैंकेट्स देने गरीबों को, तो सबको मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला, और होगा जरूर।
अच्छा होगा। हमारा इस्लामी मुल्क है, हम मुसलमान लोग हैं। बाज़ दफा हमारा अल्लाह ने इम्तिहान ले सर रहा है, ये ठंडे लीडर हुक्मरान भी देके। तो समझे सर कि इस्लामी सर मुल्क हम है, नहीं मजहबी समझाने मुल्क निकले हैं, है, हम इनको मदीने समझाने की निकले हैं। रियासत का नारा लगा के कूफे की गलियों में इस परोस दिया तरफ तो गया ये है, ये गवर्नमेंट तो जा ही सूरत रही है हाल है ना सर। सर, अब तो अनकरीब जा ही रही है ना ये। अब जा रही है, बस आप अगली दफा के लिए अच्छे लोगों को इलेक्ट करें। अच्छे लोग जो खिदमत करना जानते हो, जो मेहनत करना जानते हो, जो बेईमानी नहीं, जिनको नहीं आती, जो करप्ट लोग नहीं है, जिनको करप्शन नहीं आती। किसी नामी ग्राम लीडर को तो वोट दे ही ना, जी उनको दे के उनसे पुराना वो चेंज नहीं हो सकता। जिसकी खसलत ही हो जाए खराब करप्शन की, उसको बार बार इलेक्ट क्यों करती है आवाम? उसको तो लाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल क्लीन करना चाहिए, बिल्कुल क्लीन करना चाहिए और उस हिसाब से कवर करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अब अवाम ने जितना बुरा टाइम इस 3.5 साल में देखा, शायद मैंने अपनी लाइफ में इतना बुरा टाइम नहीं देखा सर, कि सड़कें टूटी हुई हैं, सेवरेज सिस्टम है नहीं है, कुछ सिस्टम, देयर इज नो लाइफ, नथिंग। और मैं तो कहता हूं अगर पुरानी गवर्नमेंट ना कुछ करके जाती तो सर ये तो खंडर में हम रह रहे होते हैं, पंजाब का बुरा हाल होता। जी ये तो कुछ पुरानी गवर्नमेंट ने कुछ कर दिया, ठीक है, मैं उनको नहीं कह रहा, दे आर वेरी ऑनेस्ट, आई एम जस्ट सेइंग आफ्टर ऑल दे डिड समथिंग एंड व्हाटएवर दे डिड, और उसका आज ये है कि कुछ ना कुछ ये मुल्क बच गया। और मैं समझता हूं कि लोगों को इसके ऊपर यूनाइट होना चाहिए कि ये किसी भी तरह ये गवर्नमेंट जाए और इसके जाने के बाद हालात बेहतर हों, और यही एक रास्ता है, और खुदा की कसम कोई रास्ता नहीं है, बिल्कुल कोई हमें इनको रास्ता नहीं है जी। और इन्हीं के जाएंगे ना, जाने से ये होता है कि जो नई टीम आती है ना, तो वो स्टार्ट में कुछ करना चाहेगी, और जो भी हमारे लाने वाले हैं इनको इस दफा उन्होंने भी लेसन ले लिया कि जो गलत सिलेक्शन होती है वो तबाह बर्बाद कर देती है। तो अब अगर कोई आएगा तो वो काम करेगा, और बिल्कुल काम के ऐसा ही है, बगैर नहीं करेगा, और नहीं वही करेगा बिल्कुल, महंगाई को और कवर जो करेगा। काम करेगा उसी को मैंडेट मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया कैस मंसूर शेख साहब, इंसान दोस्त फाउंडेशन के सरबराह हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कुछ दीगर बातें हैं वो भी बात की जाएगी कि आया किस तरह से इन खुदकुशियों को रोका जा सकता है, किस तरह इन गरीबों की थोड़ी बहुत ही सही खिदमत की जा सकती है, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज मैं बड़ी अजीब शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं कि आज कंटेंट थोड़ा सा अधूरा रह गया है। मुझे एक आलिम दीन को भी लेना चाहिए था और आलिम दीन से ये पूछना चाहिए था कि जनाब वाला बताना पसंद करेंगे इन हालात के अंदर अगर 40 साल के शख्स ने खुदकुशी की है या 21 साल के नौजवान हराम मौत मर गया तो क्या वो जायज़ मर गया या उसकी बख्शिश मुमकिन हो सकेगी? ये कोई आलिम दीन ही बता सकता है, वरना मौजूदा हुक्मरान से भी मैं पूछ सकता हूँ तो वो कहते हैं नहीं जी, तब्दीली के नाम पर कुर्बान हो गया तो वो सीरा जन्नत के दरवाजे पर ही दस्तक देगा। ये सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। बहुत लहजा आज हल्का रखा हुआ है, लेकिन हल्का रखने का मकाम नहीं है, हल्का रखने का वक्त नहीं है। बेहतर है कि मैं दोबारा दूसरे गेस्ट को जो है प्रोग्राम में शामिल करूं। हमारे साथ समाजी रहनुमा आलिया सालिम साहिबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आलिया साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। आलिया साहिबा, क्या कहेंगी सूरत हाल के अंदर 40 साल का शख्स यानी एक पूरा ख़ानदान, 21 साल का शादीशुदा बाल बच्चों वाला शख्स यानी उसका पूरा ख़ानदान महंगाई की भेंट चढ़ गए और इस तब्दीली के नाम पर कुर्बान हो गए, क्या कहेंगी इस सूरत हाल के अंदर? मैं दोबारा टीम से गुजारिश करूंगा, डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा है लाइन के अंदर जिसकी वजह से उनसे बात नहीं हो पा रही है। दोबारा मौजूदा हालात की तरफ ही आते हैं, दोबारा इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। आया किस तरह से ये हुक्मरान या जो माफियाज इनके पीछे काम कर रहे हैं वो चैन की नींद सो रहे हैं इन हालात को देखते हुए? एक बार फिर हमारे साथ आलिया सालिम साहिबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आलिया साहिबा, एक बार फिर आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। क्या कहेंगी सूरत हाल के अंदर? सवाल आपने मेरा सुना है, मैं चाहूँगा जवाब दीजिएगा। जी, जवाब उसका यही है कि इंतहाई दुख की बात है। मुझे लगता है कि इन नौजवानों के जहन में एक ही बात होती होगी, मेरे मरने से कुछ नहीं होगा, मेरे होने से कुछ हुआ है क्या? यही बेबसी की कैफियत इनकी होती होगी कि जब ये अपने वजूद के साथ मेहनत मुशक्कत करके घर वालों का पेट पालना चाहते हैं, इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहते हैं और कुछ नहीं हो पाता, तो उन्हें लगता है कि शायद हमारा अंजाम यही है कि इज्जत से जी नहीं पा रहे तो हम इज्जत से रुखसत हो जाएं। लेकिन खुदकशी तो एक इज्जत की मौत है ही नहीं।
खुदकशी तो एक हराम मौत है, लेकिन उस खुदकशी के जो असबाब बने, जिनकी वजह से खुदकशी की गई, मेरा सवाल तो ये होगा, मेरे पास अगर कोई मुफ्ती साहब होंगे तो मेरा सवाल तो ये होगा कि जिनकी वजह से खुदकशी की गई, बताइए उनके साथ अल्लाह ताला क्या मामलात करेगा? क्योंकि जो हुक्मरान हैं उनको तो अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है, इतनी पावर दी है, उनके पास कुर्सी है, उनके पास सब कुछ है, और उसके बावजूद अगर वो एक गरीब को 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं कर सकते तो उनके साथ कौन से मामलात होंगे? जिसने खुदकशी की वो तो तय बात है कि वो हराम मौत है, और हर शख्स खुदकशी से बचे, हर शख्स अल्लाह पर भरोसा रखे, अल्लाह बेहतरी आलिया करने वाला साहबा है। कैसे बचे? चारों दरवाजे बंद हों और चारों तरफ से चीखें सुनाई दे रही हों, एक तरफ मेरे बूढ़े माँ बाप हों, एक तरफ बच्चे हों, एक तरफ बीवी हो, एक तरफ खानदान बैठा हुआ हो, ऊपर से मालिक मकान चीख रहा हो, तो कैसे कोई जो है वो अपनी जिंदगी को बरकरार रख सकता है? इतना दिमाग और इतनी दिमाग में या सोच में मजबूती तो पाकिस्तानियों के नहीं है, ये आप और मैं दोनों बेहतर जानते हैं। चले उनके जो इस दुनिया से चले गए हैं वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन जो उनको देख रहे हैं क्या वो नहीं समझ रहे कि ये हुक्मरान कैसे हैं? या हमारे मुल्क में सियासत किस अंदाज में हो रही है? इलेक्शन 5 साल बाद तो हो ही जाया करते हैं ना, तो क्या ये जरूर है कि इस दफा जो महंगाई देखी गई है, इस टेन्योर में जो हालात देखे गए, इससे पहले बुरे जरूर थे लेकिन अब बदतरीन देखे जा रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि जब वो एक वक्त आता है हमारे पास कि उस वक्त हम अपने अख्तियारात को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एक बिरयानी की प्लेट पर हम ठप्पा लगा देते हैं, एक बिरयानी की प्लेट पर, और बड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट हो जाए तो बिरयानी की प्लेट के साथ एक जूस भी मिल जाया करता है। क्या हमने अपने अख्तियारात को इतना सस्ता कर दिया है? जब सही वक्त पर सही फैसले नहीं लिए जाते तो ये तबाही तभी जन्म लेती है। अवाम बहुत बुरी तरह पिस रही है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अवाम के पास ताकत नहीं है, अवाम के पास ताकत तो है। क्या वो ताकत का इस्तेमाल सही वक्त पे कर लेती है? क्या माजी में किया? क्या आइंदा भी आपको लगता है कि हम बात भी कर रहे हैं, आवाज भी उठा रहे हैं, दुख भी है, लेकिन आपको लगता है कि अवाम इस बात को, इस आने को भूलेगी नहीं? क्या कल कोई और खबर हम नहीं डिस्कस कर रहे होंगे? हम कैसे भूल जाते हैं इन खुदकशियों को, इन अमवात को? हम कैसे फरामोश कर देते हैं इन चीजों को? क्योंकि हमने अपनी मेमोरी को बहुत शॉर्ट मेमोरी किया हुआ है। हमें चीजों को याद रखने की जरूरत है, और कमजोर कोई नहीं होता। जो पैर की चूंटी है ना, आप उस पर भी अगर पैर रखिएगा तो काटेगी, और वही चूंटी अगर हाथी की सूंड में चली जाए तो उसकी मौत का सबब बन सकती है। बेवकूफ होते हैं वो लोग जो समझते हैं कि ये कमजोर है, ये ताकतवर। कमजोर या जो शख्स मौत से नहीं डरता, उससे ज्यादा खतरनाक दुनिया में कोई नहीं होता। तो मैं ये समझती हूँ कि इस हद तक अवाम को नहीं परेशान किया जाना चाहिए, इस हद तक इनके लिए मसाइल नहीं पैदा किए जाने चाहिए। मौत से इनको खौफ रहे तो ही हुकूमत के लिए बेहतर है। तो आलिया सारिम साहबा, क्या लग रहा है इन हालात के तनाजुर में? मैं दोबारा बार बार निशानदही कर रहा हूं कि एक हफ्ते पहले 21 साल का नौजवान, जिसके बच्चों ने यह कहा था कि कम से कम आटे के पैसे तो भेज दो क्योंकि हम यहां भूखे बैठे हुए हैं, और 40 साल का नौजवान जो कि आज जो है वो स्टेशनरी की दुकान पर काम कर रहा था, और उसके बाद उसके घर से फोन आया, उसकी वालदा बीमार थी, उसने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। कैसे पॉसिबल है इन हालात के अंदर जीना, या इन हालात के अंदर तो आवाज उठाने वालों की आवाज को भी जो है वो ऑपोजिशन की पुकार करार दे दिया जाता है? नहीं, अभी अगर बात किया जाए तो हुकूमत के पास इतनी सारी पॉलिसीज होंगी, इतनी सारी बातें वो बताएंगे कि ऐसा लगेगा कि पाकिस्तान में सब अमन है। और मजे की बात यह कि बराबर मुल्क के लिए इतनी आवाज उठाई जा रही होगी, पूरी दुनिया में आवाज उठाई जा रही होगी कि वहां पर बहुत मसले मसाइल हैं, वहां को देखा जाना चाहिए। अरे भाई, पहले अपने घर को तो देखा जाए, पहले अपने मुल्क को तो देखा जाए, पहले हम अपने लोगों को तो समेट ले, फिर हम किसी और की बात करते हुए अच्छे भी लगेंगे। अगर कहीं और किसी दूसरे हमारे पड़ोस में अगर भूख से लोग मर रहे हैं तो हमारे अपने मुल्क में भी तो भूख से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। लेकिन बात यही है कि सच और हक, मैंने कई दफा देखा है कि सच और हक जब आप कहते हैं, कहने की हद तक सही होता है, लेकिन जब आप उसको किसी मिशन की तरह लेकर चलते हैं तो आपके अपने ही लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सामने वाली पार्टी में चले जाते हैं। तो जब गद्दार अपने ही बीच में पैदा हो जाएं, ये हुक्मरान किसी दूसरे मुल्क से तो आए हुए हैं नहीं, ये किसी दूसरे मजहब के तो लोग हैं ही नहीं, ये हमारे ही लोग हैं। तो ये हमारे ही लोग होते हुए हमारे ऊपर इतना जुल्म कैसे करते हैं? ये परवरिश भी हमारे मुल्क की हुई भी है, हमारी ही माँ बहनों ने ये सारी परवरिश की है। तो कहाँ कहाँ कोताहियां हम लेंगे? और अगर हुक्मरानों को बुरा कहेंगे, आप मुझे बताइए, जिस तरह से चीनी को इन्होंने दबाया है और उसकी आर्टिफिशियल इन्होंने जो सारी यहाँ पे कमी पेश की गई है, चीनी का जो बहरान पैदा किया वो पैदा हुकूमत ने तो नहीं किया, वो तो हुकूमत को इल्जामात बहुत है, हुकूमत का भी उसमें हाथ है, लेकिन क्या उसमें अवाम ने भी अपना रोल प्ले नहीं किया? कुछ चीजें हुकूमत की तरफ से बुरी होती हैं, बाकी जो बच जाती है वो अवाम अपनी तरफ से पीस देती है, और आखिर में कौन पिसता है? वो मजबूर और सफेद पोश इंसान जो ना हुकूमत को पकड़ सकता है, ना इन बासर लोगों को पकड़ सकता है, ना इन जखीरा अंदोजों को पकड़ सकता है,
पिस्ता वो मजबूर मासूम है कि जिसके हाथ में किसी का गिरबान नहीं होता तो वो अपने ही गला घोट के अपने आप को यहाँ से फना कर लेता है। तो आलिया सारिम साहिबा, क्या लग रहा है आपको जी, ये जो मामला चल रहे हैं, चलें ठीक है, अब ये पेट्रोल बढ़ गया है, महंगाई बढ़ रही है, मुसलसल बढ़ रही है और इस नहज पर पहुंच चुकी है। इतनी महंगाई तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती और फिर कहा जाता है कि ये ग्लोबली जो है वो इतनी ज्यादा महंगाई फैली है जिसके असरात पाकिस्तान पर आ रहे हैं और फिर पर्दा आ जाता है कोविड-19 का। कह दिया जाता है कि कोविड अगर नहीं होता तो हालात बहुत बेहतर होते। देखिए, कोविड अपनी जगह है। मैंने हमेशा जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने अपनी तालीम में और मैंने देखा है अपनी आंखों से भी, पाकिस्तान अल्लाह ताला का कोई बड़ी मेहरबानी हमारे मुल्क पे, ये है ही एक एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री। मेरे मुल्क में पेट्रोल महंगा हो गया तो मुझे समझ में आता है कि पेट्रोल महंगा इसलिए हुआ कि मेरे मुल्क में वो पैदा नहीं होता, वो जमीन से नहीं निकलता पेट्रोल। लेकिन क्या मेरे मुल्क में जमीन से आलू भी नहीं उगता, टमाटर भी नहीं उगता? और क्या मेरे मुल्क में ये गंदुम, ये चावल जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं, और क्या हमारे यहाँ की एक्सपोर्ट है कि पूरी दुनिया में इसका जायका किस चीज से सबसे बेहतरीन होता है? तो क्या हमारे मुल्क में ये भी नहीं? तो मैं अपने हुक्मरानों से कहती हूँ, पेट्रोल जरूर महंगा हुआ होगा लेकिन यहाँ पे गंदुम, चावल, चीनी या हमारे फ्रूट्स, ये चीजें भी हमें नसीब नहीं होती। केले, जो कि मैं कहती हूँ खेलों के कितने बागात हमारे पास है, वो भी हमें नसीब नहीं होते। बात ये नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया में अब सऊदी अरब में पेट्रोल जो है वो इतना सस्ता हुआ करता था, अब तो खैर उसकी भी कीमत वहां बढ़ गई, लेकिन ऐसा होता था कि पानी महंगा होता था, पेट्रोल सस्ता होता था क्योंकि वहां जमीन से पेट्रोल निकलता था। पाकिस्तान में भी एग्रीकल्चरल कंट्री है ना, क्या यहाँ पे हमारे पास एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि जिनको हम कहें कि बहुत ज्यादा सस्ते हैं? क्या टमाटर की कीमत है, आप तस्वुर नहीं कर सकते, टमाटर 200 से ऊपर चला गया है। तो आप हांडी में 2 टमाटर नहीं डाल सकते। आप आलू ले लीजिए, आप प्याज, और एक बड़े मजे की बात है कि कहा जाता है आप गार्डनिंग कर लीजिए। अरे 80 गज 60 गज के एक फ्लैट में एक छोटी सी जगह पे रहने वाला शख्स, जिसके बच्चे भी, क्योंकि गरीबों के बच्चे भी तादाद में ज्यादा होते हैं, अल्लाह ताला की उन पे मेहरबानी है, तो उन 8 बच्चों को वो 80 गज के जगह पे रह रहा है, 60 गज की जगह पे, तो वो एक गार्डन बनाएगा जहां वो एक पूरी अपनी फसल तैयार करेगा, जिससे और गंदुम से लेकर और भिंडी और टमाटर और हरी मिर्च तक वो वहां जाके उगाएगा, तभी अपने बच्चों को। हुक्मरान जिस किस्म के फैसले करते हैं, जिस किस्म के मशवरे देते हैं, पहले तो उनसे कहा जाए कि प्रैक्टिकली वो करके दिखाएं। जिसमें सबसे बेहतरीन बात तो यही है कि एक ड्राइवर की तनख्वाह हमारे कराची शहर में 20,000 के आसपास है, और 20,000 में अगर 4 बच्चों के साथ वो अपने घराने को लेकर चल रहा है, मैं तो भी माँ बाप की भी बात नहीं करी, हो सकती है कोई बहन भी बेवा हो सकता है कोई और भी उसके साथ फैमिली मेंबर लगा हुआ हो, सिर्फ 4 बच्चे और मियाँ बीवी 6 लोगों का अगर बजट कोई मुझे बना के बताए 20,000 रुपए में, तो मैं उसको जानूं। और अगर आप बजट नहीं बना रहे, फिर वो अगर ये तो बहुत अल्लाह ताला इनके ऊपर रहम करे जिन्होंने खुदकशी की है, अल्लाह ताला इनके लिए आसानियां करे, लेकिन जो खुदकशी नहीं करते फिर वो स्नैचिंग करते हैं, फिर वो आपको रोड पर नजर आते हैं। उसमें कुछ तो वो होते हैं जो मजबूरी के तहत करते हैं, और उनकी आड़ में जो पूरे प्रोफेशनल और गैंग वाले लोग हैं। जब मैं बात करती हूँ गैंग का, तो फिर उसका ताना बाना तो कहीं ऊपर ही जाके मिल जाता है, वो एक पूरा अलग सीन है। ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो गरीब है, जिनके पास रोटी नहीं है, वो ऐसे छीना झपटी कर रहे होते हैं कहीं, उसमें वो भी मारे जाते हैं। तो फिर गेहूं के साथ घुन के साथ गेहूं, ये सब पिस जाता है, नहीं पता चलता, स्याह सफेद सही गलत की पहचान ही नहीं रहती। इसलिए निजाम नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सिस्टम ना तो बनाया जाता है, और अगर बनाया जाए तो उसको चलने नहीं दिया जाता। एक चीज बनाई जाती है, उसको हल करने के लिए दूसरी, उसके ऊपर तीसरी। खुदा के वास्ते ये काम ना करें। जब काम करने वाला होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन ही बहुत अच्छी तरह कर दी जाती है, कमेटी पे कमेटी और उस पर कमेटी, ये सारी वो बातें जिससे सिर्फ टाइम गेन किया जाता है। 2 की जगह 4, 4 की जगह 8 लोग खुदकशी करते हैं, ये मसलों का हल नहीं है। पहले तो हमें ये पूछना पड़ेगा हुकूमत से कि वो मसले का हल चाहते भी हैं या वो सिर्फ इसी अंदाज में अपने 5 साल पूरे करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया आलिया सारिम साहिबा, सीनियर समाजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी। और वाकई हुक्मरानों से ये पूछना चाहिए, लेकिन ये पूछना किसका काम है? जो लोग पूछ रहे हैं उनकी तरफ से महज उनके ऊपर पर्सनल अटैक होते हैं, ज़ातियात पर हमले किए जाते हैं, और उसके बाद कोई सूरत हाल ऐसी दिखाई नहीं देती जिसके तनाजुर में ये बात कह दी जाए कि ठीक है जी, ये जो जवाब आया है ये तसल्ली बख्श जवाब है और इसके ऊपर इन्हिसार किया जा सकता है। 10,000 पॉलिसीज बनाई जाएंगी, 10,000 कमेटियां बनाई जाएंगी। एक दफा खान साहब बुला के जरा इन MNAs MPS से पूछें जिनको डेवलपमेंट के लिए नजर अल्लाह न्याज़ हुसैन 50-50 करोड़ रुपए, 1-1 अरब रुपए जो है वो दिए गए थे, ये कहां चले गए? और कोई जाके हुक्मरानों से पूछे
या कोई सहाफी भी जाके पूछ ले तो उसको अपोजिशन का नुमाइंदा कह दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के ऊपर इल्जाम लगाने से। लेकिन अगर कोई हुक्मरान जाके पूछे कि फला मुल्क ने इतने दिए, ढिमका मुल्क ने इतने दिए, IMF ने इतने दिए, वर्ल्ड बैंक ने इतने दिए, एशियाई तरक्याती बैंक ने इतने दिए, तो जनाबे वाला वो आपने कौन सी मट्टी की गुल्लक में बंद करके रखे हैं? वो कब लगेंगे आवाम के ऊपर जब आप सब्सिडी 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 की बात करते हैं? और सब्सिडी के कपड़े तो अभी मैं आपको बताता हूं कि 120 अरब रुपए का जो पैकेज दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि 2 करोड़ लोग मुस्तफीद हो जाएंगे अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो जनाबे वाला फी खानदान 150 रुपए सिक्का राजुल वक्त बनता है। 150 रुपए का रिलीफ इस मौजूदा पाकिस्तान के अंदर इतना ज्यादा है कि लोग बुर्ज खलीफा खरीद लेंगे जाके। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं सरदार सरबुलंद खान साहब। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। सरदार साहब, आखिरी उम्मीद ऑपोजिशन क्या कर रही है सर? इन मामलात के ऊपर खुदकुशियां बढ़ रही हैं, लोग अपने बच्चों को मार मार के दरिया में फेंक रहे हैं, ये कौन से पाकिस्तान में आ गए हम लोग? जी बिल्कुल भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि ये आजकल पाकिस्तान में जो आवाम की जो हालत है महंगाई से जी, मैं ये कहता हूं कि अब 3-3.5 साल होने को है जब इमरान खान पहली दफा आया था। उन्होंने कहा कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे और उसमें तमाम लोगों को नौकरियां मिलेगी, नौजवानों को जो है रोजगार मिलेगा। आज तो यहाँ पे आवाम सख्त मायूस हो चुके हैं और आवाम इस नतीजे पे पहुंची है कि भाई हमारा वो पुराना पाकिस्तान वो हमें दिया जाए जिसमें रोजगार था, इतनी सख्त महंगाई नहीं थी, जो कि आज लोग बच्चे पालने के और अपने बिल अदा करने की सकत नहीं है। तो खुदारा इसने जो मुल्क के साथ किया है, और मैं ये कहता हूं कि आज लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि भाई इससे हमारा छुटकारा, इस इमरान हुकूमत से छुटकारा किस तरीके से हासिल किया जा सकता है। तो सरदार साहब बता देना कोई तरीका, कोई चीज आप लोगों के पास भी होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी बड़ी जमात है, इतने सीनियर रहनुमा आपके पास है सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोई तरीका तो होगा। तो जरदारी साहब ने पहले भी तमाम अपोजिशन से ये कहा था कि भाई इससे जान छुड़ाने के लिए आसान तरीका ये है कि हम यहाँ पे अपने साथ मिलके इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएं, जिस पर पीडीएम ने उनका साथ नहीं दिया। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अब पीडीएम को भी समझ आ गया है कि इनको निकालने का आसान सा तरीका ये है, क्योंकि इनके अपने एमएनए इनसे बेजार है, वो अपने हलकों में नहीं जा सकते हैं। इनके एमएनए जो है अब इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इस इमरान को हटाने में बहुत से एमएनए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देगी इंशाल्लाह। तो सरबुलंद खान साहब, कोई स्ट्रेटेजी अपनाई है अभी तक आप लोगों ने? आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात भी हुई है। जरा बैकडोर राब्तों का तो मैं नहीं पूछ सकता और ना ही आप बता पाएंगे सर, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगा, पीडीएम के हवाले से कोई शमूलियत के हवाले से कोई चीज होने जा रही है या नवंबर के एंड में जो लॉन्ग मार्च हो रहा है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शमूलियत करेगी? मैं ये कहता हूँ इंशाल्लाह कि लॉन्ग मार्च से पहले हम अदम एतमाद लाएंगे और इस हुकूमत का खात्मा करेंगे। अदम एतमाद किस हद तक कामयाब होगा सर? क्योंकि अदम एतमाद के ऊपर ही जो फूट पड़ी थी पीडीएम के अंदर, उसकी वजह यही थी कि आप लोग कहते थे कि अदम एतमाद ले आओ, जबकि नून लीग वाले कहते थे, मौलाना साहब कहते थे कि इस्तीफा दे दो। मैं आपको एक बात बताऊं कि आज इंशाल्लाह हमारे पार्टी की जो पुरानी मौक़िफ़ थी कि अदम एतमाद के जरिए हम इसको फारिग करेंगे और दूसरे स्टेप में जो है फिर हम इस्तीफे देंगे, तीसरे स्टेप में हम धरना देंगे, तो इंशाल्लाह पहले ही स्टेप में ये फारिग हो जाएगा। क्योंकि इनसे अब जो इनकी इत्तेहादी पार्टियां हैं वो भी इस नतीजे पे पहुंची हैं कि हम अगर ये 15 महीने या 16 महीने और गुजरे तो ये भी अपने हलकों में मुंह दिखाने के लायक कोई भी नहीं होगा। अच्छा सरदार साहब, यहाँ पर देखें पॉलिटिकल क्वेश्चन बनता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं पूछना पसंद करूंगा सर, आप लोग कहीं वो जो 2 बिल आप लोगों ने मंजूर करा लिए हैं उसके बाद ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो गए ना सर? नहीं, वो बात नहीं है। बात सिर्फ ये है कि मैं एक बात बताऊं कि हमारे मौक़िफ़ की तायीद अभी उनकी हुकूमती हलकों से आ रही है। बहुत से एमएनए हमारे साथ राब्ते में है। इंशाल्लाह आप बहुत जल्द देखेंगे कि इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ा धड़ा इसमें उसको सपोर्ट करेगी। तो सर ये आपका सियासी बयान समझूं या जाती बयान समझूं कि एमएनए राब्ते में है? क्योंकि इससे पहले भी कई एमएनए राब्ते में थे, कुछ हुआ नहीं सर, ना उनका हुआ ना आपका हुआ। ये सही न सियासी बयान है जी, ना इसको हम स्कोर गेनिंग कर रहे हैं। अच्छा। हम हकीकत में ये बता रहे हैं कि अवाम सख्त नाला है और वो अपने नुमाइंदों से भी आवाम की इतनी हैसियत ही कहाँ छोड़ी कि वो नाला हो या फिर राजी हो, वो तो बेचारे परेशान है। वो कहते हैं जो करते फिरो सियासत के अंदर, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करा दो हमारे घर में।
आवाम के साथ ये इख्तियार है कि वो अगर अभी यहाँ के MNAs ने इस हुकूमत के खिलाफ खड़े नहीं हुए तो आवाम ने इंशाल्लाह 15 महीने के बाद जब ये इलेक्शन होगा फिर इनको ये अपना इख्तियार दिखाएगा कि इनमें से कोई सबकी जमानतें जब्त होगी जो इस हुकूमत का साथ देगी। लेकिन सरदार साहब, होता यही है कि एक वक्त में प्रेशर डेवलप हो जाता है, लगता है कि आज हुकूमत गई कि कल गई, लेकिन उसके बाद सब चीज दोबारा जो है वो बैठ जाती है सैलाब के पानी की तरह। तो सर ऐसा तो नहीं होगा ना, अब अगर कोई चीज होगी तो वो बबांगे दहल ये बात कीजिएगा कि वो तूफान बन के ही नाजिल होगी। मैं ये कहता हूँ कि अब वो वक्त नहीं है कि ये बच सकेगा। अच्छा। ये जाएगा, ये अदम एतमाद के जरिए जाएगा, और अगर इनको थोड़ा भी अंदाजा होगा तो ये खुद भी असम्बलियाँ तोड़ के ये नए इंतखाबात की तरफ जा सकता है। तो सर आप लोगों के इत्तेहादियों से कोई राब्ते नहीं हुए? क्योंकि वैसे ही इत्तेहादी, तीनों इत्तेहादी, सबसे बड़े इत्तेहादी जो हैं वो पहले हैं मुस्लिम लीग काफ, फिर MQM है, फिर फंक्शनल लीग है, तीनों ही नाला दिखाई देते हैं, अलग अलग अपने अपने दफातर के अंदर इजलास करते फिर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ। सर तो आपको नहीं लगता कि उनसे राब्ता करना जो है वो आप लोगों के लिए मुफीद साबित हो सकता है? बिल्कुल आपकी बात सही है कि हमारे राब्ते इत्तेहादियों के साथ भी हो रहे हैं, MQM के साथ हमारे राब्ते हो रहे हैं, हमारे GDA के साथ राब्ते हो रहे हैं, हमारे बाप के साथ राब्ते हो रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाला दौर में ये तमाम हमारे साथ होंगे, क्योंकि इसमें इतनी तादाद की एक 7-8 MNAs का फर्क है, और जो काप वाले हैं ये भी हमारे साथ है। तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि इंशाल्लाह ये तो इत्यादि तो जब साथ होंगे तो ये हुकूमत खत्म ही हो जाएगी। मैं ये कहता हूँ कि इत्यादियों के साथ साथ एक बहुत बड़ा तहरीक इंसाफ का भी हमारे साथ आएगा। अच्छा, ये आप मतलब पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो नहीं दे रहे ना सर? ये इसमें सच्चाई है काफी हद तक? बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट है। अच्छा, कि PTI के कुछ MNAs आप लोगों से राब्ते में हैं? PTI के तकरीबन कोई 20 के करीब MNA हमारे साथ। 20 के करीब MNAs आप लोगों से राब्ते में हैं सर? उनमें कराची से किस किस का ताल्लुक है? थोड़ा सा यही बता दें, नंबर ही बता दें। मैं आपको ये ब्रेकिंग दे रहा हूँ कि हमारे साथ 20 के करीब 20 के MNAs आपके जो हैं वो राब्ते में हैं सर। उनमें से कराची वालों की तादाद थोड़ी सी बता देना सर, ताकि पता लग जाए कि जिन जिन लोगों को जो है वो उस तरफ ज्यादा रग़बत थी तो वो लोग उसी तरफ जाएंगे। देखो अभी आप जो है इतना ज्यादा डीप में ना जो फिर आप नाम पूछने में आ जाएंगे। मैंने 20 का नहीं सर, मुझे नाम सबके पता है वैसे सर, मैं खाली तादाद पूछना चाह रहा हूँ आपसे, कितने MNAs हैं? फिर भी चले इतना ही रिकॉर्ड बता दें। मैंने 20 का बता दिया। अच्छा, पूरे पाकिस्तान से 20 है? 20 है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार सरबुलंद खान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हमसे बात कर रहे थे। मैं एक वाकया आखिर में बताना चाहूंगा कि इसी प्रोग्राम के सिलसिले के अंदर मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से राब्ता कायम किया। उन लोगों से इससे पहले भी मुतअद्दिद दफ़ा जो है प्रोग्राम्स में लेने के लिए हवाले से राब्ते होते थे। उनमें से एक बड़े हमारे करीबी दोस्त हैं, लेकिन उनकी जानिब से एक बात की गई। उन्होंने कहा कि अगले 6 महीने में तो मज़ीद मज़ा आने वाला है। खुदा का वास्ता सर, इसको मज़ा तसव्वुर ना कीजिए, खुदा का वास्ता। जिन लोगों के बाप या भाई या बेटे खुदकुशियां कर रहे हैं, एक दफ़ा जाके उनके घरों में झांक लीजिए कि चले ठीक है, उनके घर का वाहिद कफील भी अपनी ज़िंदगी का खात्मा करके सुकून से कब्र में सो गया। अब उसके घर वालों का पीछे क्या होगा? खुदारा इसको मज़े से तशबीह मत दीजिएगा। आगे आने वाले वक्तों में ऐसा ना हो कि कुछ लोग ऐसे निकल आएँ या कुछ अवाम ऐसे निकल आएँ जो आपको मज़ा चखाने के लिए बेताब बैठे हों, बेकरार बैठे हों, और उसके बाद वो आपको मज़ा चखा दें और फिर आप बोलते फिरें कि जनाबे वाला अगले 1 महीने के अंदर तो बहुत मज़ा आने वाला है। खुदा का वास्ता इस तरह के बयानात, इस तरह के गैर यकीनी की सूरत हाल, इस तरह के गैर ज़रूरी स्टेटमेंट्स देना बंद कीजिए। बहुत हो चुका। अवाम की चीखों पर आपके कह कहे सुनाई देते हैं और जो किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं होंगे। अगर यही सूरत हाल रही तो आगे आने वाले वक्तों के अंदर आप लोगों के मामलात भी काफ़ी हद तक ख़राब होंगे। जानता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा आपको आगे अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहकर अपने दिल पर हाथ रख के ये बता दीजिएगा कि आप लोग खुश हैं मौजूदा हुकूमत से, और अगर हैं तो मैं इसको वो अल्फाज अदा नहीं कर सकता ऑन एयर, मैं उसी अलकाबात से इनको नवाजूंगा, क्योंकि यही सूरत हाल दिखाई दे रही है। और खुदा का वास्ता अगर हालात को बेहतर नहीं कर सकते तो मोहतरम फवाद चौधरी साहब, मोहतरम जुल्फी बुखारी साहब, मोहतरम इसी तरह के जो दूसरे वजीर हैं, अभी तो सूरत हाल यह है कि उनके नाम भी मैं लेना पसंद नहीं कर रहा, उन वज़रा को जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव स्टेटमेंट देने से रोकें ताकि पता लग जाए कि आवाम की जख्मों पर नमक पाशी नहीं की जा रही है। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अली को दीजिए इजाज़त। सेहत ने साथ दिया और ज़िंदगी ने वफा की, तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।